अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ एक नई सच्ची और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, किसी शहर में गुलाब नाम का एक शख्स रहा करता था। मामूली पढ़ा लिखा आदमी था। किसी दफ्तर में चपरासी का काम किया करता था। उसकी बीवी बड़ी लड़ाका और खुराक किस्म की लड़की थी। वो हमेशा अपने मियाँ से कहा करती थी, कहीं परदेश में जाकर नौकरी करो, यहाँ तनख्वाह बहुत कम है। मैं इस थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। ना हमारे पास कपड़े हैं, ना जेवर हैं, रूखा सूखा खाने को मिलता है। गुलाब सुनता था और खामोश हो जाता था। आखिर रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर इसने बीवी से कहा, अच्छा नेक वक्त, मैं कल जाता हूँ। रात को मेरे नाश्ते के लिए रोटी पका कर रखना, मैं सवेरे सवेरे ही चला जाऊँगा। बीवी तो यही चाहती थी। खुशी खुशी मियाँ के लिए पराठे पकाई, कीमा भुना, 2 जोड़े कपड़े और ओढ़ने के लिए कंबल एक दरी में रस्सी से बांधकर रात को ही रख दिया और कहा, जब तक बहुत सारा रुपया न कमा लो वापस ना आना। गुलाब के बाप ने मरते वक्त 300 रुपये दिए थे। वो इसे अपने कमर से बांध लिए और सवेरे सवेरे रवाना हो गया। अभी वो शहर से बाहर निकला था कि क्या देखता है, सड़क के किनारे आदमियों का हुजूम है। कोई कह कहा लगा रहा है, कोई लाहौल वाला पढ़ रहा है, कोई कह रहा था हमारा दिमाग थोड़ी ख़राब है, ठग है ठग। जितनी मुँह उतनी बातें। ये भी मजमे में जाकर खड़ा हो गया कि शायद कोई तमाशा हो रहा है। वहाँ उसको एक बुज़ुर्ग शख्स नज़र आए। वो खड़े कह रहे थे, कोई है जो 100 रुपये में एक बात ख़रीद ले। ये सोचने लगा, ये कैसी बात होगी जिसके लिए वो 100 रुपये मांग रहा है। इस वक्त इसके पास सिर्फ 300 रुपये थी। इसने अपने दिल में सोचा, क्यों न मैं 3 बातें ख़रीद लूँ, शायद मेरी ज़िंदगी में कोई काम आ जाए। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और उस सांप से बोला, जनाब मेरे पास 300 रुपये हैं, मैं 3 बातें ख़रीदना चाहता हूँ। तमाम मजमा इसकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। उस बुज़ुर्ग ने इसे अलहदा ले जाकर कहा, मेरा एक बात तो ये है कि जब कभी तुम सफ़र पर जाओ तो किसी को अपने साथ ज़रूर ले जाना। दूसरी बात यह है कि रात को सोने से पहले अपना बिस्तर अपने हाथ से साफ़ कर लिया करना। और तीसरी बात यह है कि अपने घर के दरवाजे हमेशा बंद रखना। गुलाब ने अपने दिल में सोचा, ये तो कोई ख़ास बात ना बताई। बहरहाल इसने तीनों बात लिख कर कहीं रख ली और 300 रुपये देकर इसने पूछा, आप मुझे कहाँ मिल सकते हैं? अगर मैं आपके पास आना चाहूँ तो किस शहर में जाऊँ? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, मियाँ, अंधेर नगरी का वज़ीर हूँ, मैं वहाँ मिलूँगा। गुलाब उनको सलाम कर कर आगे बढ़ा। उसके पास 3 रुपये थे जो उसकी बीवी ने सफ़र खर्च के लिए दिए थे। शहर से बाहर निकलकर इसने देखा कि तालाब के किनारे बड़े बड़े मेंढक उतर रहे हैं। उसने सोचा, और तो कोई तो सफ़र में मेरे साथ है नहीं, क्यों न एक मेंढक ही पकड़ लूँ और इसे अपने साथ ले जाऊँ और 100 रुपये की पहली बात आजमा लूँ। गर्ज इसने एक बड़ा मेंढक पकड़कर अपने थैले में डाल लिया और आगे की राह ली। जब चलते चलते दोपहर हो गई, भूख प्यास से परेशान हो गया तो जंगल में एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। चादर में से पानी निकाल कर पिया और बिस्तर सराहने रखकर सो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसके कान में अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो घबरा कर उठ बैठा और क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा काला नाग उसके करीब मेंढक को निगलने की कोशिश कर रहा है और मेंढक बड़ी खौफनाक आवाज़ में टटरा रहा है। ये देखकर उसकी जान निकल गई। घबराकर दूर जाकर खड़ा हो गया। जब ज़रा हवास बहाल हुए तो जंगल में से एक लकड़ी उठाकर सांप को मारा। फिर अपना बिस्तर और थैला उठाने गया तो क्या देखता है कि जहाँ वो सो रहा था वहाँ सांप का बहुत बड़ा बिल था। अगर मेंढक ना होता तो सांप उसको डस लेता। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि 100 रुपये तो वसूल हुए, जान बची तो लाख उपाय। अब दिन ढलने लगा था। कुछ देर दरख्त के नीचे बैठकर उसने आगे की राह ली। चलते चलते शाम हो गई। वो परेशान हो रहा था कि कहीं जंगल में रात न हो जाए। अब तो मेंढक भी साथ नहीं है। और खुदा ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। दूर से उसे एक बस्ती नज़र आई। मकानों में से धुआं निकल रहा था। वो तेज़ कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा ताकि रात होने से पहले वो वहाँ पहुँच जाए। ये एक अच्छा खासा बड़ा कस्बा था। लोग अपने अपने काम से फारिग होकर घरों को जा रहे थे। गुलाब लोगों से पता पूछकर एक सराय में आ गया।
भी भटियारी ने बहुत आवभगत से ठहराया। मियाँ मुसाफिर, इस सराय में मेरी कोठरी से कोई अच्छी कोठरी नहीं है। खाना नाश्ता मैं सबसे अच्छा देती हूँ और भटियारियाँ तो एक वक्त दाल और एक वक्त पानी जैसा शोरबा भी देती हैं। मैं कोरमा पुलाव, सब्जियाँ, मिठास और जो मुसाफिर फरमाइश करते हैं मैं पका कर खिलाती हूँ। कोठरी में साफ सुथरा बिस्तर लगा है। तुम हाथ मुँह धोकर मेरे पास बैठो, मैं अभी खाना लाती हूँ। गज भटियारी खाना तैयार करती रही और उससे बातें भी करती रही। हुक्का पहले ही ताज़ा करके इसने उसके पास रख दिया था। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ऐसी भी औरतें होती हैं और एक मेरी औरत है। ना कभी मेरे खाने का ख्याल रखा और ना कभी मेरे हुक्के का पूछा। रात को भटियारी ने सफ़ेद दस्तरखान बिछाकर साफ़ सुथरी रकाबियों में पुलाव खोरमा उसके सामने आकर रख दिया। एक तस्तरी में खीर भी थी। पानी की सुराही और कुल्लीदार कटोरा उसके पास रखकर कहा, मियाँ मुसाफिर, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारी कोठरी में जलाकर आती हूँ और बिस्तर ठीक कर दूँ। गुलाब ने सोचा कि मेरे पास 2-4 रुपये ही हैं। पता नहीं ये भटियारी खाने और कोठरी का क्या मांगेगी। वो खाना खाकर सोच में बैठा था। भटियारी ने आकर कहा, मियाँ मुसाफिर, क्या घर याद आ रहा है? क्यों चुपके से बैठे हो? अब जाकर आराम करो। गुलाब बोला, नहीं भटियारी, घर याद आता तो परदेस क्यों आता? मैं तो नौकरी की तलाश में निकला हूँ। खुदा करे कोई रोज़गार मिल जाए। भटियारी ने जवाब दिया, यहाँ रोज़गार की कोई कमी नहीं। सुबह मैं अपने दलाल से कह दूंगी, वो तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिला देगा। इस वक्त जाकर तुम आराम करो, थके से लगते हो। गुलाम अपना थैला लेकर कोठरी में आया। पलंग पर उजली चादर बिछी हुई थी। एक तरफ तपाई पर फ्राई कटोरा रखा था। उसने कोठरी के कबाड़ खोल दिए। सर्दी का मौसम था। साए साए हवा चल रही थी। ये खूंटी पर अपना थैला टांगकर पलंग पर कदम रखना ही चाहता था कि उसे ख्याल आया, 100 रुपये की दूसरी बात क्यों ना आजमा कर देख लूँ। इसने बिस्तर पर हाथ फेरा तो हैरान रह गया। बगैर बुने पलंग पर डोरियों से चादर कसी थी। बड़ी देर तक वो मारे डर के काँपता रहा। जब ज़रा हवास बहाल हुए तो उसने चिराग रख के पलंग के नीचे झाँका। वहाँ से एक कुआं नज़र आया। उसी वक्त वो सजदे पे गिर पड़ा और खुदा का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, 200 रुपये वसूल हो गए। 2 दफ़ा मेरी जान बच गई। भटियारी अपनी कोठरी बंद कर सो चुकी थी। ये दबे कदमों बाहर निकला और दूसरे मुसाफिर को जाकर खबर की। 10-12 आदमी इसके साथ आए। चारपाई उठाकर देखा तो बहुत गहरा कुआं था। इसमें से बदबू आ रही थी। सारे मुसाफिरों ने मशवरा की कि इस वक्त तो भटियारी को कोठरी में बंद कर दो, सुबह पुलिस को इत्तला करेंगे। गर्ज पूरे सराय में शोर मच गया। सुबह सवेरे सराय में लोग जमा होने शुरू हो गए। कुएं में उतरने के लिए कोई तैयार न था। बड़े मुश्किल से 2-3 चमारों को राज़ी किया गया। मसले हाथों में लेकर नीचे उतरे। 2-3 सिसकते हुए आदमी को बाहर निकाला जो शायद 1-2 दिन पहले ही गिरे थे। बाकी सड़े गले लाशों और हड्डियों के ढेर थी, जिसको चमारों ने निकालने से इनकार कर दिया। भटियारी को पुलिस पकड़ कर ले गई। हाकिम ने शहर में गुलाम को इनाम दिया। 2-3 दिन ये यहीं ठहरा। अब इसको अंधेर नगरी की तलाश थी। वो उन बुज़ुर्ग से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। उनकी नसीहत पर अमल करने से 2 मरतबा इसकी जान बची थी। एक दिन सवेरे सवेरे वो वहाँ से रवाना हो गया। लोगों से अंधेर नगरी का पता पूछते पूछते शाम हो गई। वो एक शहर में दाखिल हुआ और क्या देखता है कि एक औरत खूब सोने चांदी का जेवर पहने सड़क पर खड़ी है और कह रही है कि मैं बीच सड़क पर बैठकर पेशाब कर दूँ तो कोई मुझे क्या देगा। गुलाब को उसकी इस बेहुदा हरकत पर हंसी आ गई कि अच्छी खासी हट्टी कट्टी जवान औरत ये क्या कह रही है, इसको शर्म नहीं आती। इसको हंसता देखकर वो औरत सड़क पर बैठकर पेशाब करने लगी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, किसी ने भी परवाह नहीं की। उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि यहाँ के लोग अजीब, बदतमीज़ और बदतहजीब हैं। वो इसको कोई मना क्यों नहीं करता। वो यहीं खड़ा सोच रहा था कि उस औरत ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, लाओ क्या देते हो, मैं 100 रुपये से कम नहीं लूँगी। गुलाब बोला, क्या बकवास करती है, मैंने कब कहा कि तुझे देने को कुछ। तेरी बेहुदा बात पर मुझे हंसी आ गई थी, मगर उस औरत ने इसका हाथ नहीं छोड़ा। तू हंसता क्यों था, मैं बगैर कुछ लिए तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने गालियाँ देना और शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग जमा हो गए। सब ने गुलाब को ही बुरा भला कहना शुरू कह दिया
और उसे पकड़ लिया कि 100 रुपये इस औरत को दो, तुम क्यों हंसे थे। ये अजनबी आदमी हैरान परेशान खड़ा था कि ये क्या मुसीबत आ गई। उसी वक्त 2 घोड़ों की गाड़ी सड़क पर आती नजर आई। मजमा देखकर कोतवाल ने गाड़ी रोक दी। गुलाब ने देखा कि वही शख्स गाड़ी में बैठे हैं जिसने इनसे 300 रुपये की बातें खरीदी थी। उसकी जान में जान आई। गाड़ी में से वो साहब खुद उतर कर आए। उनको देखते ही लोग इधर उधर हो गए। उन्होंने डांट कर पूछा, ये कैसा झगड़ा है। गुलाब ने आगे बढ़कर तमाम वाक़या सुनाया। वो औरत बोली, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे ऊपर हंसा क्यों था, मैं कम से कम 100 रुपये इससे लूँगी। वजीर साहब ने कहा, अच्छा ठहरो, हम तुम्हारे झगड़े का अभी फैसला करते हैं। उन्होंने पैमाइश के फीते मंगाए और इस औरत से कहा, अगर बीच सड़क पर तुमने ये हरकत की है तो तुमको 100 रुपये दिलवाए जाएंगे, और अगर तुमने सड़क के बीच ना निकली तो तुम्हें अपना सारा जेवर इस शख्स को देना पड़ेगा। उन्होंने सिपाही को हुक्म दिया कि जहाँ से सड़क शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है उसको नाप कर बताओ। गज़ दोनों तरफ से सड़क नापी गई। एक तरफ से कम और एक तरफ से ज़्यादा निकली। वजीर साहब ने कहा, इस औरत का जेवर उतारकर अजनबी को दे दो। सिपाहियों ने इसका जेवर उतारकर गुलाब को दे दिया। वो औरत रोती पिटती अपने घर चली गई। उन्होंने गुलाब से कहा, तुम यहाँ कैसे फंसे, ये अंधेर नगरी है, चलो मेरे साथ। वो उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए और बोले, खबरदार अब यहाँ से कहीं बाहर ना निकलना। इस वक्त तो मैं इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गया था, वरना यहाँ के लोग तुम्हारी बहुत दुर्बत बना देते। 1 हफ्ते तक गुलाब घर में बैठा बंद रहा। उसका जूता बिल्कुल टूट गया था। वो अपना जूता टकवाने बाहर निकला। थोड़ी दूर पर मोची बैठा था। गुलाब ने इसको अपना जूता दिया कि मजदूरी पूछी। वो बोला, भाई घबराते क्यों हैं, कुछ दे दूँगा। जूता बनाने के बाद इसने 4 आने के पैसे दिए। इसने वापस कर दिए। गुलाब ने 8 आने दिए, उसने वो भी ना लिए। इसने 1 रुपया दिया, उसने वो भी ना लिया। गुलाब ने पूछा, भाई आखिर क्या लोगे। वो बोला, तुमने कुछ देने को कहा था, मैं तो कुछ लूँगा। बात बढ़ गई, लोग जमा होने लगे। सब ने गुलाब को ही झूठा बनाया। इसने 5 रुपये तक देने को कहे, मगर मोची ने ना लिए। वो तो कुछ मांगे जा रहा था। गज़ इसी टूटू मैमे में 1 घंटा गुजर गया। वज़ीर साहब अपनी अदालत से वापस आ रहे थे। सड़क पर मजमा देखकर गाड़ी रुकवाई और झगड़े की वजह पूछी। गुलाब ने बताया कि जनाब किस्सा ये है, जरा जूता टंगवाया था, अब मैं 5 रुपये भी दे रहा हूँ तो ये नहीं लेता। मोची ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर इसने अपनी ज़ुबान से कहा था कि कुछ दे दूँगा, मैं तो इससे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं। वज़ीर साहब बोला, अच्छा कल सुबह हमारी अदालत में आना, तुम्हें कुछ ज़रूर मिल जाएगा। वो सलाम करके खुशी खुशी अपने घर गया। तमाशाई भी चले गए। वज़ीर साहब ने गुलाब से कहा, मैंने तुमको मना कर दिया था ना, मगर तुम फिर भी बाहर निकल आए। गुलाब ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, जनाब सफ़र में पैदल चलने से जूता टूट गया था, उसको सिलवाने के लिए आया था, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। दूसरे दिन मोची और तमाम लोग अदालत में पहुँचे। गुलाब भी जाकर अदालत में खामोशी से खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वज़ीर साहब की सवारी आई। उनके साथ चपरासी आया। उसने अपनी तलकीद से एक लुटिया लाकर रखी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। मोची को आवाज़ दी गई। वो हाजिर होकर जल्दी से आगे आ बढ़ा। वज़ीर साहब ने कहा, कपड़ा खोलकर अपनी चीज़ निकाल लो। मोची ने खुशी खुशी कपड़ा खोलकर लुटिया में हाथ डाला और घबरा कर चीखा, हुजूर इसमें तो कुछ है। वज़ीर साहब बोले, तुमको कुछ मिल गया, लुटिया उठाकर ले जाओ और इस परदेसी आदमी को 100 रुपये दो, और आइंदा खबरदार किसी शरीफ आदमी को तंग न करना। इस वक्त तो मैंने सिर्फ 100 रुपये जुर्माना किया है, अगर आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। चपरासी ने लुटिया के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसी के हाथों में दे दी। वो तकलीफ से रो रहा था। अदालत से बाहर जाकर उसने लुटिया बाहर फेंक दी। इसमें पूरा हीरो का छत्ता था। गज़ गुलाब को घर के अंदर बैठे बैठे 2 महीने गुजर गए। हर तरह का आराम था। अच्छे से अच्छा खाना खाता था, सारा दिन आराम करता। रात को वज़ीर साहब उसको अंधेर नगरी के हालात सुनाते थे। वज़ीर साहब यहाँ तन्हा रहते थे। घर के लोग दूसरी जगह थे। यहाँ का राजा दिन रात ऐश करता था। उसको अपनी रियासत से कोई मतलब न था। सियाह व सफ़ेद के मालिक वज़ीर साहब ही थे।
एक दिन गुलाब का दिल बहुत घबराया। वजीर साहब कचहरी जा चुके थे। वो दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। ये खामोश देखता रहा। कुछ देर के बाद एक काना आदमी नजर आया। गुलाम को देखकर वो मुंह चढ़ाया और अजीब अजीब शक्लें बनाने लगा, नाचने कूदने लगा। उसको इस आदमी की इन हरकतों पर हंसी आ गई। वो आदमी एकदम संजीदा हो गया और उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम मेरे ऊपर क्यों हंसे? मेरी आँख का मजाक क्यों उड़ाया? गुलाब बोला, भाई मैं तुम्हारी आँख पर नहीं हंसा था, बल्कि तुम मुँह चढ़ा रहे थे, ज़बान निकाल रहे थे, उछल कूद रहे थे। मुझे हंसी आ गई, मुझे इस बात पर हंसी आ गई। उस काने आदमी ने कहा, नहीं तुम मेरे आँख पर हंसे थे, अब मैं तुम्हारी आँख लूँगा। जब तक तुम अपनी एक आँख नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस काने आदमी ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए। सब ने गुलाब को घेर लिया और काने की तरफदारी करने लगे। लोग इकट्ठा हो गए। सब ने गुलाब को घेर लिया और काने की तरफदारी करने लगे। आखिर झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि पुलिस दोनों को पकड़कर वजीर साहब के पास ले गए। सारा किस्सा सुनाया। काना आदमी बोला, हुजूर ये मेरे ऊपर हंसा था। वजीर साहब ने उससे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? काने ने जवाब दिया, मैं इसकी एक आँख निकलवाना चाहता हूँ। वजीर साहब बोला, अच्छा कल इस मुकदमे का फैसला करेंगे। तुम लोग कल सुबह हमारी अदालत में हाजिर होना। ये सुनकर वो खुश होकर हंसता हुआ अपने घर चला गया। वजीर साहब ने वापस आकर गुलाब से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार समझाया है कि ये अंधेर नगरी है, तुम बाहर ना निकला करो, मगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। अब कल के मुकदमे के बाद तुम अपने घर जाओ। ये शहर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। सिर्फ मैं हूँ जो इन लोगों को ठीक करता हूँ। यहाँ पर बहुत से हाकिम आए और इन लोगों की हरकतों से घबराकर चले गए, मगर मैंने अपने दिल में तहिया कर लिया है कि जब तक इस शहर के लोगों को ठीक नहीं कर दूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। राजा ने मुझे पूरा इख्तियार दे रखा है। गर्ज दूसरे दिन सुबह को वो काना आदमी और उसके साथ तमाशों का एक हुजूम अदालत में जमा हुए। गुलाबी मुस्लिम की हैसियत से जाकर खड़ा हुआ। इस वक्त बहुत घबराया हुआ था। उसको डर था कि कहीं मेरी एक आँख निकाल न ली जाए। वो काना आदमी उसको देख कर हंस रहा था। उसके साथ ही नारेबाजी कर रहे थे। 10 बजे वजीर साहब तशरीफ़ लाए। चपरासी ने वजन करने का कांटा ला कर रखा और कहा, बुलाओ जरा को। उसी वक्त ज़रा चमकते हुए लश्कर लेकर आ गया। गुलाब के डर के मारे जान निकल गई। काना और उसके आदमी खुश हो रहे थे। वजीर साहब ने फिर पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो आदमी बोला, मैं इसकी एक आँख चाहता हूँ। अच्छा बैठो और सुनो, तुम्हारी आँख ज़रा छोटी है, मुस्लिम गुलाब की आँख बड़ी है। हम इंसाफ करते हैं, पहले तुम्हारी आँखें निकाल कर तोलेंगे, फिर मुस्लिम की आँख निकाल कर उसके बराबर वज़न कर तुम्हें दे देंगे। ये कहा और चपरासी को हुक्म दिया कि इस जराह को बुलाओ, इस आदमी को पकड़ो ताकि इसकी एक आँख निकाल ली जाए। काना आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हुजूर मुझे नहीं चाहिए आँख, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझसे ख़ता हो गई। जितना जुर्माना हुजूर करेंगे मैं देने को तैयार हूँ, मगर मेरी आँखें ना निकलवाएं। वजीर साहब ने चपरासी से कहा, हम 200 रुपये जुर्माना करते हैं, तुम इसके साथ जाकर रुपये ले आओ और गुलाब को दे दो। गज 100 रुपये गुलाब को पहले मोची से मिले थे, 200 रुपये अब मिल गए। उस औरत का सोना चांदी का जेवर भी इसके पास था। दूसरे दिन इसने अपने घर जाने का इरादा किया। वो घर में बैठे बैठे तंग आ गया था। दूसरी बात ये थी कि वो अपनी बीवी को दिखाना चाहता था कि वो कितना रुपया कमा कर लाया है और जेवर भी बनवाया है। वो समझ रहा था कि बीवी जेवर को देखकर बहुत खुश होगी। गुलाब के डर के मारे जान निकल गई। काना और उसके आदमी खुश हो रहे थे। वजीर साहब ने फिर पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो आदमी बोला, मैं इसकी एक आँख चाहता हूँ। अच्छा बैठो और सुनो, तुम्हारी आँख ज़रा छोटी है, मुस्लिम गुलाब की आँख बड़ी है। हम इंसाफ करते हैं, पहले तुम्हारी आँखें निकाल कर तौलेंगे, फिर मुस्लिम की आँख निकाल कर उसके बराबर वज़न कर तुम्हें दे देंगे। ये कहा और चपरासी को हुक्म दिया कि ज़रा को बुलाओ और इस आदमी को पकड़ो ताकि इसकी आँख निकाली जाए। काना आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हुजूर मुझे नहीं चाहिए ये आँख, खुदा के वास्ते आप मुझे छोड़ दो,
مجھ سے خطا ہو گئی ہے، جتنا جرمانہ حضور کریں گے میں دینے کو تیار ہوں، مگر میری آنکھیں نہ نکلوائیں۔ وزیر صاحب نے چپراسی سے کہا، ہم 200 روپے جرمانہ کرتے ہیں، تم اس کے ساتھ جا کر روپے لے آؤ اور گلاب کو دے دو۔ غرض 100 روپے گلاب کو پہلے موچی سے ملے تھے، 200 اب مل گئے۔ اس عورت کا سونا چاندی کا زیور بھی اس کے پاس تھا۔ دوسرے دن اس نے اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا روپیہ کما کر لایا ہے اور زیور بھی بنوایا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی زیور کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی، لڑائی جھگڑا اور روز کے طعنے ختم ہو جائیں گے۔ عورتوں کو تو روپیے اور زیور سے محبت ہوتی ہے۔ غرض اس نے وزیر صاحب سے اجازت مانگی۔ وزیر صاحب تو خود جانتے تھے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے۔ اندھیر نگری کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے تھے کہ کسی دن مار نہ ڈالے، اس لیے انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی اور 300 روپے بھی واپس کر دیے جو 3 باتیں خریدنے پر لیے تھے۔ دوسرے دن وہ ان سے رخصت ہو کر گھر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ وہ اسی شہر میں پہنچا جہاں بھٹیاری کا قصہ ہوا تھا۔ اب وہ سرائے میں نہ ٹھہرا کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے ایک نان بائی کی دکان پر جا کر رات گزاری کیونکہ اس کے پاس روپیہ بھی تھا اور زیور بھی۔ اس نے یہ سب چیزیں کمر سے باندھ رکھی تھی۔ صبح اٹھ کر دکان پر کھانا کھایا اور آگے کی راہ لی۔ جب اپنا شہر قریب آ گیا تو وہ ایک گاؤں میں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے گڑ اور چنے خرید کر کھائے، کنویں پہ جا کر پانی پیا اور وہیں گھاس پر اپنا بستر سرانے لگ کر لیٹ گیا۔ ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ وہ ایسا سویا کہ اس کی شام کو آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہوا، پہلے اپنی کمر ٹٹولی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تب بستر بغل میں دبا کر چل پڑا۔ اب وہ تیز تیز قدموں سے جا رہا تھا مگر پہنچتے پہنچتے اسے رات ہو گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے آواز دی مگر کوئی بھی جواب نہ ملا۔ اس نے سوچا کہ بیوی گھر میں نہیں ہے، مگر دروازے کی درانوں سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، گرمی کا موسم تھا۔ آنگن میں 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے، ایک پر اس کی بیوی سو رہی تھی، دوسرے پر کوئی اور سو رہا تھا۔ ہک کا پاس رکھا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ماری غصے کی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پوچھا، کون ہے؟ اس نے نام بتا کر کہا، جلدی دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ اس کی بیوی نے جلدی سے گھر کا دروازہ کھول کر اس آدمی کو نکال دیا اور اندر سے کنڈی بند کر کے آنگن کا دروازہ کھول دیا۔ گلاب نے ڈانٹ کر پوچھا کہ یہ پلنگ کس کا بچھا ہے؟ اس کی بیوی بولی، تمہارے لیے روز پلنگ بچھا دیا کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ پردیس میں تمہارا دل تھوڑی نہ لگے گا۔ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تم واپس چلے آئے۔ اس طرح کیا خاک کماؤ گے؟ گلاب نے پاؤں سے جوتا اتار کر کہا، سچ سچ بتاؤ یہ حقہ کس کا رکھا ہے؟ وہ بھی چلائی، بے مرد تو اپنے ہوش میں رہ۔ اکیلے گھر میں پڑے پڑے میں رات کو حقہ اڑایا کرتی تھی تاکہ لوگ سمجھے کہ کوئی مرد گھر پر ہے۔ گلاب غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ گھر کا کونا کونا تلاش کر رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو پلنگ پر سوتے دیکھا تھا۔ اس کو اس وقت خیال نہ تھا کہ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر کھلتا ہے۔ جب وہ باہر آیا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کو خیال آیا، 100 روپے کی تیسری بات بالکل ٹھیک نکلی۔ غرض تمام دن وہ بیوی سے لڑتا رہا۔ صبح محلے والوں کو اس کے آنے کی خبر ہوئی، سب اسے ملنے آئے اور اس کی بیوی کی حرکتیں سنائی۔ اس نے جو کچھ رات کو دیکھا تھا بیان کیا اور اسی دن اپنی عورت کو طلاق دے کر اس کو میکے بھیج دیا۔ محلے والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کافی روپیہ کما کر لایا ہے۔ سب کی کوشش تھی کہ اس کی شادی کروا دے، مگر اب گلاب شادی کے نام سے ڈرتا تھا اور وہ کہتا تھا، اب مجھے کسی عورت پر اعتبار نہ رہا۔